तो आज की हमारी चर्चा है जो है वो द्वयाधिकार के अंतर्गत कुरनोट मॉडल एंड चेम्बरलिन मॉडल पर हम लोग बात करते हैं। कुरनोट मॉडल द्वयाधिकार की समस्या का समाधान प्रदान करता है और चेम्बरलिन ने अल्टरनेटिव मेथड से डिओपोली समस्या का समाधान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अर्थात अर्थव्यवस्था में जब दो विक्रेता उपलब्ध हों, टू सेलर्स उपलब्ध हों, तो बाजार को कैसे विभाजित करते हैं, बाजार में उत्पादित वस्तु जो उनके द्वारा जो वो दोनों लोग बेचते हैं आउटपुट, उसको कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं एंड व्हाट विल बी द प्राइस, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुरनोट के अकॉर्डिंग एंड चेम्बरलिन के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो कुरनोट मॉडल डिओपोली मॉडल है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो कुरनोट मॉडल जो आपका डेवलप हुआ था वो आपका इन्होंने 1838 में इस मॉडल को विषय में बात कही थी और इसमें फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ए कुरनो ने इस सिद्धांत को डेवलप किया। इस सिद्धांत में एक निश्चित समस्या का हल इन्होंने ढूंढने का प्रयास किया। निश्चित समस्या का हल मतलब क्या होता है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है उसके विषय में बात करते हैं कि द्वयाधिकार की समस्या क्या होती है कि अगर दो विक्रेता बाजार में आपका ए विक्रेता और बाजार में बी विक्रेता उपलब्ध होते हैं, दो विक्रेता उपलब्ध होते हैं, तो ए कुल उत्पादन की कितनी मात्रा बेचेगा तथा बी कुल उत्पादन की कितनी मात्रा बेचेगा तथा ए फर्म अपनी वस्तु का मूल्य कितना निर्धारित करेगी तथा बी फर्म अपनी जो वस्तु डिओपोली के अंतर्गत बेची जा रही है उसका मूल्य का निर्धारण क्या होगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये द्वयाधिकार की समस्या होती है, यानी दो विक्रेताओं को बाजार में जो समस्या होती है, तो इसकी कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, लेकिन यहाँ पर एक पहली एजम्पशन ये मानी गई है कि कोई हमको खनिज जल स्रोत प्राप्त होता है, खनिज जल स्रोत प्राप्त होता है और जिसका बाजारीकरण की बात की जाती है और इसको बाजार में हम लोग बेचने की बात करते हैं। तो खनिज जल का स्रोत हमें निःशुल्क प्राप्त हुआ है और जब निःशुल्क प्राप्त हुआ है तो निःशुल्क प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप जब यह खनिज जल का स्रोत हमें निःशुल्क प्राप्त हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप इसकी सीमांत लागत का मान 0 है, जो कि आधार अक्ष से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट इज नोटेबल पॉइंट। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कुरनोट पॉइंट में लागत वक्र कहां पर है, तो एग्जाम में ऑप्शंस आपके आएंगे, लंब अक्ष लागत वक्र है, आधार अक्ष लागत वक्र है, लागत 0 होने के कारण ओरिजिन बिंदु पर है। ठीक है, इस प्रकार के आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो आप याद रखिएगा जो आपका एक्स एक्सिस होगा ये नहीं, आपका एक्स एक्सिस जो होगा वही आपका एक्स एक्सिस ही सीमांत लागत को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सीमांत लागत 0 है, इसलिए एक्स एक्सिस जो होता है वही सीमांत लागत को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी कुछ बेसिक मान्यताएं होती है। उन मान्यताओं में पहली जो मान्यता है कि जब आपका पहली मान्यता है दो स्वतंत्र विक्रेता होते हैं। स्वतंत्र विक्रेता का मतलब होता है कि ऐसे सेलर्स होते हैं जो म्यूचुअल डिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं और केवल दो विक्रेता होते हैं, टू सेलर्स होते हैं। दूसरी एजम्पशन है हमारे पास होमोजीनियस कमोडिटी का निर्माण करते हैं और वो परफेक्टली होमोजीनियस होती है। ठीक है, तभी तो क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मार्केट में दोनों उत्पादक क्या होते हैं एक सोल्यूशन पर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों के पास समरूप वस्तु होती है और जो आपका एक व्यक्ति कोई परिवर्तन लाता है तो बी व्यक्ति के पास क्या होता है ग्राहक जाना प्रारंभ कर देते हैं। थर्ड जो आपके पास एजम्पशन है वो होता है पूर्ण विक्रय आवश्यक अर्थात विनाशशील वस्तु है और पूर्ण विक्रय करना अनिवार्य है, आप उसको होर्डिंग या स्टोरिंग नहीं कर सकते हो। चौथा आपका जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपका हो जाता है क्रेताओं की संख्या अधिक है। क्रेताओं की संख्या अधिक का मतलब होता है कि जो आपके नंबर्स ऑफ द बायर्स है वो वास्तव में अनकाउंटेबल हैं, बहुत अधिक संख्या में हैं, लेकिन सेलर्स ओनली 2 हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि केवल विक्रेता 2 हैं और क्रेताओं की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। पांचवा पॉइंट आपका है, पांचवा पॉइंट आपका ये बताता है कि बाजार मांग वक्र का ज्ञान। ठीक है, बाजार मांग वक्र
का ज्ञान दोनों विक्रेताओं को है। ठीक है, चाहे आप ए फर्म को ले लीजिए चाहे बी फर्म को ले लीजिए। ठीक है, दोनों को बाजार मांग वक्र का, डिमांड का नॉलेज है। 6 पॉइंट आपका हो जाता है, लागत शून्य है क्योंकि फ्री में आपको नेचुरल रिसोर्स प्राप्त होता है। 7 पॉइंट जो आपका है, दोनों फर्मों की लागतें समान है। अगर कोई लागत आती है यहाँ पर तो पहली एजम्पशन आपने मान लिया कि आपकी लागत शून्य है इसलिए एक्स अक्ष पर है, लेकिन अगर आप कुछ बात कहते हैं कि नहीं जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, आपका सेलिंग कास्ट, कुछ कास्ट ऐसी है तो वो दोनों की कास्टें समान है और यहाँ पर दोनों को हम लोगों ने न्यूट्रल मान लिया है। ये जो लागतें हैं तो इनको हम न्यूट्रल फॉर्म में ले लिए हैं। ओके, 8वां आपका, प्रत्येक विक्रेता इस बात का निर्णय करता है कि कितनी मात्रा तथा कितना मूल्य निश्चित करें, ये एक निश्चित समय में डिसाइड करेगा। ठीक है, तो एक निश्चित समय पर मात्रा तथा मूल्य का निर्धारण एक सेलर्स के द्वारा किया जाता है। 9th पॉइंट, आपके पास प्रतिद्वंदी के विषय में, प्रतिद्वंदी की जो रणनीति होती है, जो स्ट्रेटजी होती है प्रतिद्वंदी की, वो कोई भी सेलर एक दूसरे के विषय में नहीं जानता। प्रतिद्वंदी की जो रणनीति होती है, स्ट्रेटजी ऑफ द अपोजिट, ठीक, अपोजिट जो इनका पार्टनर होता है गेम थ्योरी के अनुसार, ए क्या रिएक्शन करेगा बी को नहीं पता और बी क्या इसके लिए स्ट्रेटजी बनाएगा ए को नहीं पता है। 10th आपको एजम्पशन आपकी हो जाती है कि सप्लाई स्थिर है, जितनी इकोनॉमी में है उतनी ही हो सकती है। ठीक है, और नई फर्मों का प्रवेश बंद है, नई फर्में नहीं एंट्री कर सकती हैं। और आपका 12 पॉइंट हो जाता है, 12 पॉइंट आपका हो जाता है, प्रत्येक विक्रेता का उद्देश्य अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, अर्थात इनका जो संतुलन बिंदु होगा वो MR=MC होगा। जहां पर MR=MC होगा वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो आपकी एजम्पशंस क्लियर हो जाती है। इंपॉर्टेंट इसमें एजम्पशंस, अब अगर आप हमसे पूछो कि क्या कहते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी 6 पॉइंट नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकतर पूछा जाता है कि लागत अगर शून्य है तो कहां पर रिप्रेजेंट होगी। दूसरा आपका 5th भी इंपॉर्टेंट है, बाजार का ज्ञान दोनों फर्मों का, कोई अब्सेंस नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है जो आपके पास है 9th, आपकी एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या करता है कि ए बी की स्ट्रेटजी नहीं जानता और बी ए की स्ट्रेटजी नहीं जानता, ये कोरनोट मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष प्रभाव को आपको रिप्रेजेंट करेगा। प्रत्यक्ष प्रभाव का तात्पर्य होता है कि जब ए कोई रिएक्शन रणनीति बना करके इंप्लीमेंट कर देगा तो उसके बाद बी रिएक्शन करेगा, लेकिन बी ये मान लेगा कि ए अब कोई अपने रणनीति में परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक विक्रेता दूसरे के रणनीति के संदर्भ में क्या करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, ये मान लेते हैं कि उनके द्वारा कोई रिएक्शन नहीं किया जाएगा, और बी इसी प्रकार मान लेता है कि ए कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, आपका 11th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नई फर्मों का प्रवेश नहीं हो सकता है। और 12 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एजम्पशन कहीं पर भी लगेगी तो आपको संतुलन MR=MC के आधार पर ही निर्धारित करना होगा। दिस इज द वेरी एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, और आपके पास पूर्व में 2 स्वतंत्र विक्रेता होते हैं। आपका 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज होमोजीनियस कमोडिटी। ठीक है, समरूप वस्तु है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और 3 इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूर्ण वस्तुओं का विक्रय अनिवार्य है। अगर होर्डिंग की बात की जाए तो वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होता, ये भी एक नोटेबल पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अगर होर्डिंग करने लगा, कोई भी व्यक्ति संचय करने लगा, तो याद रखना जो सप्लाई स्थिर की हमने एक मान्यता ली थी 10 पॉइंट में कि पूर्ति स्थिर है, ये एजम्पशन क्या हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। तो इसलिए इस एजम्पशन के खंडन से बचाने के लिए हमने इसको ये लिया है कि जो आपकी सप्लाई कर्व होती है वो सप्लाई कर्व क्या होती है, वो स्थिर होती है, क्योंकि हमने वहां पर मान लिया है, माना यह है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण विक्रय हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको एजम्पशंस के विषय में सारी जानकारियां उपलब्ध हो गई, एजम्पशन के विषय में आप जान चुके हो। ठीक है।
मैं आपको एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा, प्रत्यक्ष प्रभाव तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव डायरेक्ट इफेक्ट आपका, एंड अप्रत्यक्ष प्रभाव जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। प्रत्यक्ष प्रभाव ये होता है कि जब कोई ए रणनीति इंप्लीमेंट करता है बाजार में, अपनी वस्तु का मूल्य और मात्रा निर्धारित करता है, ठीक है, क्वांटिटी निर्धारित करता है, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये मान लेता है कि इसका रिएक्शन बी नहीं करेगा, और बी जब भी अपने वस्तु का मूल्य एवं मात्रा का निर्धारण कर लेगा तो ये मान लिया जाता है कि ए अब अपनी स्ट्रेटजी में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, ये मान लेते हैं कि अब ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बी ने ऐसा मूल्य रखा, ठीक है। फिर ए मान लेता है कि अच्छा बी ने जो काम कर दिया, फिर ये अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करता है। तो ए और बी ये मान करके अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करते हैं कि उनके द्वारा किया गया परिवर्तन का रिएक्शन जो आपकी प्रतिद्वंदी फर्म है वो नहीं करेगी, ठीक है। इसके अंतर्गत कुरनोट मॉडल काम करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता, क्रूशियल पार्ट हो जाता, आपका डायरेक्ट इफेक्ट काम करता है किसमें, आपका प्राइस एंड क्वांटिटी डिटर्मिनेशन ऑफ द कुरनोट मॉडल के अंतर्गत। वहीं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव जो इनडायरेक्ट इफेक्ट को कहा जाता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट के अंतर्गत जो आपका ए फर्म कोई भी प्राइस या आपकी रणनीति बनाती है, कोई भी रणनीति निर्धारित करने के पूर्व ये मान लेती है कि बी फर्म रिएक्शन करेगी। तो ए के द्वारा कोई भी रणनीति स्ट्रेटजी जब भी बनाई जाती है तो उसको बी का प्रति उत्तर याद रहता है और बी क्या रिएक्शन अपनाएगी ये ए मान लेती है, इसलिए कोई भी स्ट्रेटजी अपनाने से पूर्व बी के विषय में अनुमान लगा लेती कि ये इसका रिएक्शन करेगी। इस प्रभाव को अप्रत्यक्ष प्रभाव कहते हैं। यानी ए के द्वारा जब भी कोई रणनीति का निर्माण किया जाएगा तो उस रणनीति का निर्माण बी की प्रतिक्रिया के आधार पर टेस्ट किया जाएगा, बी की प्रतिक्रिया के आधार पर चेक किया जाएगा। इसलिए ए और बी या बी कोई रणनीति बनाती है तो ये मान के चलती है कि ए के द्वारा प्रति उत्तर दिया जाएगा, इसलिए बी अपनी रणनीति में ए की प्रतिक्रिया की रणनीति को भी समाहित करता है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, ए कोई रणनीति बनाता, कोई स्ट्रेटजी बनाता है तो उसको पता है कि बी भी रिएक्शन करेगा, इसलिए ए अपनी रणनीति में बी द्वारा भविष्य में अपनाए गए रणनीति जो प्रति उत्तर के रूप में उसे प्राप्त होगा उसकी प्रतिक्रिया को भी ए अपनी रणनीति में समाहित करेगा। ये आपका अप्रत्यक्ष प्रभाव है जिसको चेम्बरलिन ने एक्सेप्ट किया है। तो चेम्बरलिन ने एक्सेप्ट किया है और चेम्बरलिन के सिद्धांत में केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं काम करता बल्कि प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रभाव कार्य करता है, बाद में अप्रत्यक्ष प्रभाव कार्य करता है। इस तरह एग्जाम में अगर पूछा जाए कि चेम्बरलिन के मॉडल में कौन सा प्रभाव काम करता है तो आप बोलोगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव कार्य करते हैं, ठीक है। और जबकि कुरनोट मॉडल में कौन सा प्रभाव काम करता है, कुरनोट मॉडल में केवल प्रत्यक्ष प्रभाव काम करता है। ये नोटेबल पॉइंट है आपका। चलिए, ए फर्म बाजार में प्रवेश करता है। अब ए फर्म बाजार में प्रवेश करता है, पूरी बाजार मांग वक्र को देखता है। पूरे बाजार मांग वक्र को देखने के परिणाम स्वरूप मांग वक्र आपका D1 प्राप्त होता है, ठीक है। और ये D1 आपका बाजार मांग जब प्राप्त होता है तो वो ए फर्म एज अ मोनोपोली बिहेव करता है, क्योंकि अकेले बाजार में प्रवेश करता है तो वो अपने आप को मोनोपोली समझता है, और जब मोनोपोली समझता है तो वो पूरी मांग की आधी मात्रा को बेच करके अपनी लाभ को अधिकतम करता है। तो यानी मांग की आधी मात्रा को बेचेगा, ये मोनोपोली का बिहेवियर पाया जाता है। आधी मात्रा को बेचेगा तभी उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टारगेट जो हमने एजम्पशंस में लिया था वो पूरा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार वो मांग वक्र की आधी मात्रा को बेचता है और इसके लिए वो क्या करता है, इसको एमआर की गणना की जाती है। तो ए जो फर्म है उसकी एमआर भी हम इसके आधार पर कैलकुलेट करते हैं। तो एमआर जो होता है वो आपका देखिए नीचे है, तो ये आपका एमआर वक्र है, ठीक है। एमआर वक्र है और आपको मैंने बताया था कि कॉस्ट शून्य है तो एक्स अक्ष ही सीमांत लागत वक्र है जो आधार अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर।
तो जहां पर देखिए एमआर ऊपर से आ रही है और एमसी आधार अक्ष में, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर हो जाता है, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, तो ए फर्म का संतुलन पॉइंट ई हो जाता है, जहां पर एमआर एमसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, एमआर एमसी के बराबर हो जाता है, अतः फर्म ओ ई मात्रा में उत्पादन करने लगती है। कितना उत्पादन करेगी? आउटपुट आपका कितना रहेगा? ओ ई उत्पादन करने लगेगी। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि मूल्य कितना होगा, उत्पादन तो पता चल गया, प्राइस आपका क्या हो जाएगा? ए ई ए आपका प्राइस होगा, ई ए आर आपका ओ पी, ई ए आर ओ पी जो होगा वो प्राइस होगा। क्लियर है? तो ये आपका प्राइस होगा और कितनी मात्रा बेची जाएगी ए फर्म द्वारा? ओ ई मात्रा बेची जाएगी और मूल्य कितना होगा? ओपी मूल्य होगा और चतुर्भुज रेक्टेंगल ओ पी ए ई, ओ पी ए ई आपका टोटल प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार ए फर्म का क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रभाव का प्रयोग करता है और बाजार में पूरी मांग वक्र की आधी मात्रा को बेच करके ई पॉइंट उसका संतुलन होता है और वो बाजार में लाभ को अर्न करता है, क्योंकि लागत शून्य होती है। तो ये आपका ओई उत्पादन मात्रा हो जाती है, ओपी प्राइस हो जाता है, और ये रेक्टेंगल जो आपका मिला जहां पर रेड आपका सर्कल चल रहा है, ये पूरा पोर्शन उसका प्रॉफिट होगा। अब बी बाजार में प्रवेश करता है, बी फर्म बाजार में प्रवेश करती है और बी फर्म बाकी बची मात्रा AD1 को देखती है। कौन सी मात्रा को? AD1। बाजार मांग वक्र का ज्ञान है, मैंने आपको एजम्पशंस में बताया था। बी फर्म देखती है कि ए फर्म ने डी ए पोर्शन को उसने बेचा है और मेरे पास कितना बचा? AD1 बचा है, AD1 या ED1 बचा है, ED1 बचा है। तो इस प्रकार इस अपने एमआर का अध्ययन ये करती है फर्म, आपकी जो बी फर्म होती है वो एमआर का अध्ययन करती है। तो ये एमआर जो रेखा होती है ये बी फर्म की होती है और ये आपका एमआर जो होती है ए फर्म की होती है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए आप इस फर्म का क्या हो जाएगा? E1 विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, आपका E1 आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, जहां पर एमआर इक्वल टू एमसी होगा। एमआर किसका? बी पॉइंट का। आपका एमआर बी लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, एमआर बी जो बी फर्म का एमआर है उसका एमसी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, अतः बी फर्म कितना? E1 मात्रा का उत्पादन करेगी, E1 मात्रा का उत्पादन करेगी। ठीक है, और जहां पर आपने देखा होगा OE1 मात्रा का उत्पादन करते पूरी बाजार मांग वक्र से आधी मात्रा, यानी आधा 50% बाजार का उत्पादन करता था ए फर्म, और यहां पर कितना उत्पादन प्रारंभ करता है? 1/4, यानी 25% क्या होता है? बाजार मांग वक्र से स्टार्ट करता। कौन? बी फर्म। और ए फर्म कहां से? 50%। ठीक, एग्जाम में ये भी पूछा जाता, प्रारंभ में जब ए प्रवेश करती है तो कितना उत्पादन का भाग बी बेचती है? तो आप बोलोगे 50%। आपसे पूछ लिया जाए प्रारंभ में डिओपोली कुर्नो मॉडल के अंतर्गत जब बी फर्म प्रवेश करती है तो कुल कितना उत्पादन करती है प्रारंभ में? तो आप बोलेंगे 1/4 या 25%। ठीक है, तो प्रारंभ में ए फर्म के पास 50% बाजार होता है और बी फर्म के पास मात्र 25% का बाजार होता है। ठीक है, अब क्या करता है? जब इसका मूल्य कितना होगा? इसका मूल्य आपका बी पॉइंट पर होगा। ठीक है, यानी E1B इज इक्वल टू, आप इसको लंबच से मिला दो, दैट इज OP1। ये आपका OP1, ये इट इज प्राइस ऑफ, ठीक है, प्राइस ऑफ खनिज जो मिनरल वाटर से उसका है, डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा डिटरमाइन करता है? बी फर्म द्वारा। अब देखो, जब आपका ए फर्म का वस्तु का मूल्य ओपी है तथा उसकी मात्रा ओई है तथा बी फर्म प्रवेश करती है और बी फर्म क्या करती है? OP1 प्राइस निर्धारित करती है और केवल लाभ ये शेडेड पार्ट के बराबर अर्न करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बी फर्म होगी वो उसका
वो जो मूल्य निर्धारित करती है वो मूल्य ए फर्म की अपेक्षा आधा निर्धारित करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में बी फर्म जो मूल्य निर्धारित करती है वो कितना, तो ए फर्म की अपेक्षा आप लिखोगे आधा निर्धारित करती है, 50% कम निर्धारित करती है, जिससे ए के ग्राहक बी की तरफ आने लगते हैं और ए को अपनी स्ट्रेटजी परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो ए अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करता है, लेकिन अब सोचता है कि बी कोई परिवर्तन नहीं करेगा। क्लियर है? तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। ठीक है, और ये जो आपका पोर्शन है देखिए, ई आपका E1 दैट इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E1 D1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 1/4 ये पोर्शन हुआ और यही आपका 1/4 ये पोर्शन हुआ। तो चलिए हम कुछ देर के लिए जो E1 पोर्शन जो बी फर्म बेच रही है इतना, इसको हम इधर एडजस्ट कर लेते हैं, इतना बेचती है। ठीक है, कौन? बी फर्म बेचती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो अब मांग वक्र होगा कौन सा, ओ आपका एंड E1, इस बाजार, ये जो बाजार मांग वक्र है, क्योंकि आपका E1 D1 बी फर्म ने कैप्चर कर रखा है, अतः ओ E1 बाजार मांग वक्र की आधी मात्रा को बेच करके ए फर्म अपनी पुनः प्रतिक्रिया को दर्ज कराएगा। चलिए एक बार इतना रिवीजन कर लेते हैं फिर से। ये आपका बाजार मांग वक्र है। ठीक है, ए फर्म प्रवेश करती है, ये उसका एमआर वक्र है, आपका ये D1 है, आपका ये एमआर आपका ए फर्म का है, इक्विलिब्रियम आपका उत्पादन कितना है, ई है, ये आपका मूल्य है ए, ये आपका प्राइस ओपी है। ये ए फर्म की देखिए पूरी कहानी आपको हो गई। बी फर्म बाकी बची मात्रा ए D1 उत्पादन की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेगी। ठीक है, ये बी फर्म एंट्री करती है और ये बी फर्म का एमआर बी हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E1 हो जाता है। इक्विलिब्रियम जब पॉइंट E1 हो जाता है और ये सीमांत लागत MC इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार E1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द बी फर्म हो जाता है। बी फर्म वस्तु का मूल्य बी पॉइंट पर निर्धारित करता है E1 बी, और बी फर्म द्वारा क्या होता है, प्राइस निर्धारित किया जाता है PB, और आप जो प्राइस होता है वो ए फर्म की अपेक्षा आधा होता है, जिससे ग्राहक ए बी फर्म की तरफ भागना चालू करते हैं कि भाई वही वाटर है जो ए फर्म ने 10 रुपए में बेच रही है, बी फर्म मात्र 5 रुपए में बेच रही है। तो ऑटोमेटिक है कि ए फर्म के ग्राहक बी फर्म के साथ भागना चालू कर देंगे। क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं कि हमने बोला कि E1 D1 मान लेते हैं बी फर्म उत्पादन करती है, इधर हमने उसका पार्ट एडजस्ट कर दिया एजम्पशन के साथ कि कुछ देर के लिए आप मान लो। तो ए फर्म पुनः रिएक्शन करेगी और ए फर्म क्या करेगी, ए फर्म आपके पास OE1 जो बाजार है, देखिए OE1 इतनी मात्रा की आधी मात्रा को बेचेगी, इसका आधा बेचेगी और अपने बाजार को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। चलिए ये मैंने आधा, एक येलो लाइन आपको दिख रही होगी, ये येलो लाइन उसकी आधा है। इस प्रकार बी ए फर्म ने प्रतिक्रिया किया और उसने आपका अपना उत्पादन OE से घटा करके कितना कर दिया, OE से घटा करके OE1 कर दिया। क्लियर है? अब इसने क्या किया, अब प्राइस की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, आप ये पॉइंट नोट करिएगा, केवल आउटपुट डिटर्मिनेशन की हम बात करेंगे, ना कि आप प्राइस की बात करेंगे। लास्ट में प्राइस की हम बात को कंक्लूसिव रूप में आपके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलो तो ए फर्म ने अपने उत्पादन को घटाया, अब बी क्या करेगा, बी फर्म रिएक्शन करेगी, क्योंकि बी फर्म ने कहा कि ए ने स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया, तो बी फर्म ने देखा कि E1 ई मार्केट ज्यादा उसको छूट गई है जो ए फर्म ने छोड़ा है, ये मार्केट ए फर्म ने छोड़ा है। किसने? ए फर्म ने। तो अतः बी फर्म क्या करेगी, E1 D1 बाजार की, E1 D1 बाजार की आधी मात्रा को बेच करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करेगी। तो जब E1 एंड D1 की आधी मात्रा को ये बेचती है तो आपको ये एक लाइन दिख रही होगी, लाइट
कलर में। और इस प्रकार से बी फर्म जो E1 D1 मात्रा का उत्पादन कर रही थी, अब वो बढ़ा करके E2 कर देती है। ठीक है, यहाँ पर हम E2 इसको कर दो, इसको E3 कर देते हैं, तो E3 कर देती है। ठीक है, इस प्रकार बी फर्म जो उत्पादन कितना कर रही थी, D1 E1 कर रही थी, अब उत्पादन बढ़ा करके कितना कर देती है, D1 E3 कर देती है। ठीक है, अब क्या करती है, फिर से ए फर्म अपनी स्ट्रेटजी को बनाती है और अपनी स्ट्रेटजी को बनाती है। अब देखिए बी फर्म ने अपना उत्पादन बढ़ाया, अब उसके पास ए फर्म ने क्या किया, केवल इतना बाजार बचा, इतना बाजार बचा। इस बाजार की आधी मात्रा को बेच करके अब ए फर्म पुनः प्रतिक्रिया करेगा और ए फर्म इसकी आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करेगा। ये ब्लू डॉटेड लाइन आपको दिखाई पड़े होगी। फिर से ए फर्म ने प्रतिक्रिया किया और अपना उत्पादन कम कर दिया। ठीक है, अब बी फर्म ने देखा कि देखिए फिर से बाजार छोड़ा है ए ने, तो ए क्या करते हैं, अब ये जो आपका E4 हुआ, E4 D1 की आधी मात्रा को बी फर्म बेचेगी और इसकी आधी मात्रा को यानी E5 देखिए उत्पादन बी ने अपना बढ़ाया। इस प्रकार ए फर्म जो प्रारंभ में 50% का उत्पादन करती थी, उसकी मात्रा लगातार कम होती चली जाती है, मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। और कब तक कम होगी, जब तक की मात्रा 33% पर न आ जाए। इस प्रकार उसका बाजार कम होता चला जाता। बी फर्म जो 25% से बिजनेस उसने प्रारंभ किया था, उसका बाजार लगातार बढ़ता चला जाता और तब तक बढ़ेगा जब तक कि 33% यानी 1/3 बाजार ये ए का ना बचे और 1/3 बाजार आपका बी ना बचे। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक डॉटेड मैंने ब्लैक लाइन खींची है, ये आपका लास्ट कंक्लूसिव लाइन होती है और लास्ट कंक्लूसिव लाइन पे ये प्राइस दोनों फर्में निर्धारित करेंगी, ओपी प्राइस को निर्धारण करेंगी। लास्ट में दोनों फर्में ओपी प्राइस का निर्धारण करेंगी, इस प्राइस पर बेचना प्रारंभ करेंगी और उत्पादन की मात्रा देखिए, एक आपकी अभी ब्लू लाइन आपको आई होगी, ये ब्लू लाइन E6 से डिनोट करती है कि ए फर्म क्या करेगी, ये डॉटेड पोर्शन है, ये 33 पार्ट को दिखाता, इस 33 पोर्शन को ए फर्म बेचेगी, 1/3 पार्ट को ए फर्म बेचेगी, 1/3 पार्ट को बी फर्म बेचेगी और इस प्रकार 1/3 भाग छूट जाएगा। तो ये दूसरा जो आपका पोर्शन आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन आपका वो बी फर्म बेचेगी और 1/3 क्या होता पार्ट छूट जाता। इस प्रकार ए फर्म तथा बी फर्म दोनों के द्वारा 2/3 2/3 जो आपका 66% या 67% के बराबर जो मार्केट है उसमें सेल्स किया जाएगा, बाकी सेल्स नहीं, बाकी सेल्स मार्केट को छोड़ दिया जाएगा। यही कोर नोट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए रिएक्शन कर्व से देखते हैं। ठीक है, लास्ट में आपने देखा होगा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका ए फर्म का रिएक्शन कर्व है, ए फर्म का रिएक्शन कर्व है। ठीक है, और आपका नीचे आधार अक्ष पर ए फर्म का आउटपुट को लिया गया है। ठीक है, आधार अक्ष पर ए फर्म के आउटपुट को लिया गया। ये रिएक्शन कर्व केवल उत्पादन की मात्रा को डिटर्मिनेशन करने के लिए हमने प्लॉट किया है, केवल उत्पादन की मात्रा को। दूसरा ये आपका बी फर्म का रिएक्शन कर्व है, बी फर्म का रिएक्शन कर्व है। ठीक है, बी फर्म का रिएक्शन कर्व, रिएक्शन कर्व क्लियर है। चलो ए फर्म का रिएक्शन कर्व एंड बी फर्म का। चलो ए बाजार में आती है, ओ आपके पास डी, ओडी की आधी मात्रा को बेचती है ए फर्म और अपने लाभ को अधिकतम करती है, आपने देखा होगा। चलिए इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ऊपर की ओर खींची। जब मैंने एक लाइन ऊपर की ओर खींची और मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाया, तो देखिए बी के रिएक्शन कर्व को कहां पर टच किया, आपका बी पॉइंट पर किया। ठीक है, इसको वैसे हम A1 B1 ले लें क्योंकि ए और बी दो फर्म है इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए। तो A1 प्रारंभ संतुलन बिंदु था ए फर्म का, वो पूरी बाजार मांग वक्र की आधी मात्रा को बेचा। यहां से जब हमने लाइन को ऊपर की ओर खींचा, तो जब ऊपर की ओर लाइन खींचा तो बी के रिएक्शन कर्व को B1 पॉइंट पे कट करता है
आता, इस लाइन को अगर मैं इधर बेच लगा दूं, इधर आपका लंबवत से ऐड कर दूं, तो बी का आउटपुट पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको लगाया तो देखिए बी का प्रारंभ में आउटपुट कितना है 1/4, 1/4। ए का आउटपुट कितना है प्रारंभ में, ए का है आपका 1/2। क्लियर है? तो प्रारंभ में ए का उत्पादन कितना है 1/2 यानी 50%, और बी का कितना है आपका 25%। आपने देखा। अब देखिए ये लाइन जो आगे की ओर गई, ये लाइन आपने देखा होगा ए के रिएक्शन कर्व को इस पॉइंट पर टच की, C1 पॉइंट पर। आपने देखा C1 पॉइंट पे। तो चलो यहां से लंब को डाल देते हैं। जब यहां से लंब को डालते हैं तो ए ने अपना बाजार समेटा कितना, A2 तक। ए ने बाजार समेटा A2 तक, और देखिए यह लाइन ऊपर बी को, ठीक है, यहाँ पे बी को टच कर रही है। तो ये लाइन को अगर हम लंबवत से मिलाते हैं तो बी ने अपने बाजार को बढ़ाया कहां तक, आपके पास ये आपका C2 एंड C3 तक। ठीक है, तो ये आपका B2 से C3 तक बी ने अपने बाजार को बढ़ाया। इस प्रकार देखिए फिर से रिएक्शन कर्व को यहाँ पे टच कर रहा है, तो रिएक्शन कर्व को टच कर रहा है, तो इस पर हमने एक लाइन ड्रा किया। तो देखिए ये ए ने अपने बाजार को और कम किया, ए ने बाजार को और कम किया। परिणाम स्वरूप देखिए बी के रिएक्शन कर्व को ऊपर ये तीर का निशान टच कर रहा है, तो इसको हमने ड्रा कर दिया। तो बी फर्म ने अपने उत्पादन को C4 तक और बढ़ा दिया, C4 तक और बढ़ा दिया। इस प्रकार ए फर्म लगातार बाजार में मात्रा को कम करता चला जाता है, और बी फर्म लगातार बाजार में अपनी मात्रा को बढ़ाता चला जाता है, जब तक कि ये डॉटेड रेड पॉइंट आप देख रहे होंगे कि जब ए फर्म का जो बाजार है 1/3 ना बचे, यानी 33% ना बचे, तब तक, तथा बी अपने बाजार में, आपने रेड लाइन देख रहे होंगे, डॉटेड रेड लाइन, यानी ये आपके पास बी फर्म का उत्पादन है। जब बी फर्म भी 1/3 पे ना आ जाए, अर्थात 33% के आसपास, मतलब 1/3 मार्केट को न सेल्स करने लगे, इस प्रकार ये जो के पॉइंट है, इसे हम लोग कूरनोट इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं। तो ये आपका रिएक्शन कर्व के माध्यम से हमने इस सॉल्यूशन को आपको समझाया। चलिए अब हमारे पास आती है चेम्बरलिन का मॉडल। चेम्बरलिन का डुओपोली मॉडल जो हम बात करते हैं, तो चेम्बरलिन ने बताया कि इन्होंने अपनी एजम्पशन को, सारी एजम्पशंस वही है जो कूरनोट मॉडल में है, बस एक एजम्पशन इनमें एक एडिशनल है, प्रत्यक्ष प्रभाव एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव को इन्होंने और शामिल कर लिया। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रभाव तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव को और अधिक इन्होंने शामिल किया। ठीक है, और इसमें इन्होंने प्रत्यक्ष प्रभाव ये होता है कि जब कोई ए रणनीति बनाता है तो ये मान के चलता है कि बी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन फ्रॉम बी, और बी कोई रणनीति अपनाता है तो ये मान लेता है कि ए कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये आपका प्रत्यक्ष प्रभाव है। वही आपका अप्रत्यक्ष प्रभाव ये कहता है कि ए कोई रणनीति बनाता तो बी की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखेगा, बी की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखेगा, ये नोटेबल पॉइंट है। और बी कोई रणनीति बनाएगा तो ए की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रभावों को चेम्बरलिन ने अपने मॉडल में स्वीकार किया है। ठीक है, चेम्बरलिन ने अपने मॉडल में दोनों प्रभाव को, प्रत्यक्ष प्रभाव तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव को स्वीकार किया है। और आइए देखते हैं चेम्बरलिन का मॉडल। चेम्बरलिन भी कूरनोट के मॉडल की तरह ही अपने मॉडल को डिफाइन करते हैं कि जब ए फर्म बाजार में जाती है तो ए फर्म को डीडी मांग वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, और ए फर्म इस मांग वक्र को, जो डीडी मांग वक्र प्राप्त हुआ, डीडी1 मांग वक्र प्राप्त हुआ, इसकी आधी मात्रा को बेच करके वो अपने लाभ को अधिकतम करता है। यही बात कूरनोट ने कहा कि आप एमआर की गणना कर लो, एमआर आपका ए है, और जबकि सीमांत लागत 0 है, जब सीमांत लागत 0 है, सारी एजम्पशन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, कूरनोट की सारी एजम्पशन काम कर रही हैं, और ए फर्म का एमआर वक्र, आप देखिए एमसी वक्र को ई पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आपका ई पॉइंट जो होगा वो एमआर इक्वल टू एमसी पॉइंट होगा, और इस प्रकार से क्या होगा, ओ ई इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ओ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कि नहीं। और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में ए फर्म क्या करेगा,
EA आपका अर्थव्यवस्था में EA मूल्य का निर्धारण करेगा, जो आपको OP के माध्यम से भी आप देख सकते हो, OP या EA, आपका OP या EA, दिस विल बी प्राइस, ये मूल्य होगा। और इस मूल्य पर लाभ कितना कमाएगा, OPAE लाभ कमाएगा, A फर्म संतुलन में होगा और ये लाभ कमाएगा। पूर्ण नोट में भी आपने सेम देखा। चलिए B फर्म एंट्री करती है, B फर्म एंट्री करती है और B फर्म एंट्री करने के परिणाम स्वरूप बाकी बची मात्रा A D1 की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। आपने देखा कि ये देखिए B फर्म का MR वक्र है, MR B हो जाता है और इस प्रकार संतुलन बिंदु आपका E1 हो जाता है और E1 आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, संतुलन पॉइंट हो जाएगा, जहां पर MR इक्वल टू MC है, MRB मतलब MC है। अतः B फर्म क्या करेगी, E1 मात्रा का उत्पादन करेगी, E1 मात्रा का उत्पादन करेगी या उसका आउटपुट होगा। क्लियर, ये आउटपुट होगा और इस लाइन को ऊपर की ओर मिलाते हैं तो ये आपको आपका B पॉइंट प्राप्त हो जाता है। E1B या इसको आप OPB, ये आपका OPB आपका क्या होगा, प्राइस को होगा। तो B फर्म ने अपनी वस्तु का मूल्य नीचे रख दिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप A के ग्राहक B के पास आना प्रारंभ हो जाते हैं। अब यहां से चेम्बरलिन सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। अभी तक तो आपने कूर्नो सॉल्यूशन देखा, कूर्नो और चेम्बरलिन यहां तक मॉडल दोनों सेम है। अब यहां से नोट करने वाला एक पॉइंट आपको बनता है, वो पॉइंट आप नोट कर बहुत केयरफुली देखिएगा। अब ए एक स्ट्रेटजी बनाएगा। ए क्या करेगा, ए कहेगा कि अगर मैं अपनी कमोडिटी का प्राइस कम करता हूं तो बी भी रिएक्शन करेगा और बी भी प्रतिक्रिया करके अपने कमोडिटी का फिर से प्राइस कम कर देगा और हम दोनों को लॉस होने लगेगा। ठीक है, अर्थात यहां तक आपने देखा ये प्रत्यक्ष प्रभाव काम किया। ठीक है, अब यहां पर एक सोच रहा है कि मैं क्या करूं, बी के पास सारे ग्राहक चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ए का सोचता है कि अगर मैं प्राइस कम करूंगा तो बी रिएक्शन करेगा, वो भी अपनी वस्तु का मूल्य कम करेगा, परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य लगातार कम होगा, मूल्य युद्ध होगा और हम दोनों को नुकसान हो जाएगा। क्लियर है, यानी दोनों फर्में आपको अब ए बहुत असमंजस की स्थिति में आ गया, मैं करूं क्या। ठीक है, और आप देख रहे हो कि बी फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य यहां पर कितना है, 1/4, यहां पर मूल्य जो है वो ए की अपेक्षा आधा है और यहां पर जो ए फर्म है उसका मूल्य बी फर्म की अपेक्षा हम कह सकते हैं डबल है। ठीक है, तो और आप देखिए जो बी का बाजार है वो 1/4 है और ए का बाजार जो है वो 1/2 है, यानी 50% पूरे बाजार का है कैप्चर, और ये कितना है 25%। ये तो आपने अभी कुर्नोट मॉडल में सारा चीज देखा। ठीक है, कि यहां पर जो ए फर्म है, मैं इसमें से कुछ चीजें आपको डिलीट करता हूं तो आपको और क्लियर होगा। तो यहां पर आपने देखा कि ए फर्म और बी फर्म का रिएक्शन देखा कि यहां पर अब ए असमंजस में पड़ रहा है कि मैं एक्शन क्या लूं, क्या मैं अपनी वस्तु का मूल्य कम करूं, क्या मैं अपनी उत्पादन बाजार में उत्पादित मात्रा को कम करूं, क्या स्ट्रेटजी अपनाऊं, उसको अब ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेटजी अपनाई गई तो मेरे द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटजी का रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन जो होगा वो बी भी कर देगा, इसलिए ए असमंजस में है। ए वस्तु का मूल्य बी की अपेक्षा दुगना है, इस बात को आप स्वीकार कर रहे होंगे। ए फर्म ने जो प्राइस निर्धारित किया है वो बी की अपेक्षा दुगना है, और आप देख सकते हो यहां पर ओपीए प्राइस जो ए फर्म का प्राइस है वो दुगना है। ठीक है, ए फर्म का उत्पादन बी फर्म की अपेक्षा दुगना है, जो आप OEB
देख सकते हो, देख सकते हो, ये आपका दुगना प्राइस है एंड दुगना मात्रा है, और बी फर्म 1/4 और 1/4 पर आप देख सकते हो है। तो ए अब स्ट्रेटजी का अपनाएगा, ए अगर प्राइस कमी करता है तो बी भी प्रतिक्रिया करेगा, अर्थात ए ने अप्रत्यक्ष प्रभाव को स्वीकार किया और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट रखता है। नोट करना बहुत केयरफुली बात को, अब मैं कहने जा रहा हूं अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत ए फर्म बी के पास जाता है और पारस्परिक एक एग्रीमेंट करता है। क्या एग्रीमेंट करता है कि अगर हम लोग मूल्य युद्ध को करेंगे तो मूल्य युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों को नुकसान होगा। तो ए प्रपोजल रखता है बी से कि ए कहता बी से कि आप मेरा प्राइस को एक्सेप्ट कर लो। कौन? ए कहता कि जितना मैंने मूल्य ओपीए के बराबर रखा है आप भी अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ा करके ओपीए के बराबर कर लो। क्लियर है? ठीक है। ए ने प्रपोजल रखा बी से कि आप भी मेरे मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचो। हाँ, तो बी कहता आप क्या करोगे? हाँ, आप 1/4 बाजार को बेच रहे हो तो मैं भी 1/4 बाजार को बेचूंगा। ए ने यह प्रपोजल रखा। यही होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव, यही है चेम्बरलिन सॉल्यूशन। आई एम जस्ट रिपीटिंग। ए ने बी को प्रपोजल रखा कि आप अपने प्रोडक्ट का मूल्य ओपीबी से बढ़ा करके ओपीए कर दो, यानी इस मूल्य पर, मैं इसको नया कलर दे रहा हूं, हाइलाइटर्स का यूज मैं कर रहा हूं, आप इस मूल्य पर बेचो। ठीक है, इस मूल्य पर बेचो, क्योंकि ये जो मूल्य है इस मूल्य पर बेचो, इस मूल्य को आप स्वीकार कर लो। ये प्रपोजल ए रखता है बी को, और आप 1/4 बाजार ये जो बेच रहे हो इतना मैं भी बेचूंगा, 1/4 बाजार मैं भी बेचूंगा। तो मैं आपकी यानी बी फर्म जो उत्पादन की मात्रा है 1/4 मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। कौन? ए फर्म एग्रीमेंट करती है और बी फर्म से कहती है कि आप मेरा मूल्य स्वीकार कर लो और मैं आपकी मात्रा स्वीकार कर लेता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि आपका जब ये एग्रीमेंट रखा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक यहां से एक लाइन ड्रा की जाती है, और ये लाइन क्या करती है कि बाजार को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और देखिए इस मूल्य पर संतुलन मूल्य कितना हो जाता है? आपका संतुलित मूल्य दोनों फर्मों के लिए ओपीए हो जाता है, और आपका B1 पॉइंट एक नया मिल जाता है। ए फर्म भी P1 प्राइस पर बेचने लगती है, और बेची गई मात्रा कितनी होती है? 1/4 होती है ए फर्म द्वारा बेची गई मात्रा। बी फर्म भी कितना बेचने लगती है? 1/4 बेचने लगती है। इस प्रकार जो कूरनोट मॉडल के अंतर्गत 1/3 बेच रही थी ए फर्म तथा बी फर्म, वही चेम्बरलिन सॉल्यूशन के अंतर्गत 1/4 यानी 25% बेच रही है, और दूसरी फर्म भी 25% बेचने लगती है। लेकिन कूरनोट मॉडल की अपेक्षा इसमें चेम्बरलिन मॉडल में मूल्य ऊंचा होता है, और इस प्रकार से ए फर्म, ये शेडेड मैं पार्ट कर रहा हूं, शेडेड पार्ट के बराबर लाभ कमाती, ये ए फर्म का प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट जोन है, ए फर्म का ये प्रॉफिट जोन है, ए फर्म इतना लाभ कमाएगी। ठीक है, मैंने ये आपको कलरफुल कर दिया। ये पोर्शन, सारा जो कलरफुल पोर्शन है ये ए फर्म द्वारा कमाया गया प्रॉफिट है, और बी फर्म द्वारा जो कमाया गया प्रॉफिट है ये रेड कलर से मैं इंडिकेट करता हूं। जो ये आपका रेड कलर है, ये जो पोर्शन है ये प्रॉफिट के रूप में आप देख सकते हो कि बी फर्म अर्न करती है। इस प्रकार कूरनोट मॉडल में जो सॉल्यूशन में 1/3 आपका उत्पादन होता था, चेम्बरलिन सॉल्यूशन के अंतर्गत 1/4 उत्पादन होता है, और इस प्रकार से केवल आधा बाजार बेचते हैं दोनों मिलकर के, और आधा बाजार छूट जाता है। तो ये आपका चेम्बरलिन सॉल्यूशन है, और कूरनोट सॉल्यूशन से इसमें उत्पादन की मात्रा पहले से कम हो जाती है। उत्पादन की मात्रा मात्र 25% एंड 25%, अर्थात दोनों को मिलाकर के 50% होती है, जो कि 1/2 के बराबर होती है, और 1/2 मार्केट छूट जाती है। जबकि कूरनोट मॉडल में 1/3 एक फर्म बेच रही थी, बी फर्म भी 1/3 बेच रही थी,
और आपका 1-3 मार्केट छूट रहा था, जो वहां 33% या 34% के आसपास मार्केट छूट रहा था, चेम्बरलिन सॉल्यूशन में 50% बाजार छूट जाता है। यही चेम्बरलिन सॉल्यूशन आपका हो जाता है।